नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। आज मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। एक बहुत बड़ा सेक्टर है फर्टिलाइजर स्पेस। फर्टिलाइजर कंपनीज को, किसानों को, गवर्नमेंट की बैलेंस शीट को काफ़ी इम्पैक्ट करता है और इस नज़र से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि प्राइसेस जो है फर्टिलाइजर के वो काफ़ी डिसरप्शन हुआ है इस सेक्टर में। अब गवर्नमेंट किस तरीके से एड्रेस कर रही है इस पूरे स्पेस को, आगे आने वाले समय में कौन से इंपॉर्टेंट कदम उठाए जा सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ फर्टिलाइजर सेकी मिस्टर सिंघल आज बात कर रहे हैं। सिंघल साहब, गुड मॉर्निंग। ईटी नाउ स्वदेश पे आपका स्वागत है। सबसे पहले अगर आप मुझे, इससे पहले कि मैं आपसे प्राइसेस और सब्सिडीज के बारे में पूछूं, अगर आप थोड़ा जायजा लेके मुझे बता सकें कि इस समय फर्टिलाइजर सेक्टर का हाल क्या है, जो ग्लोबल डिसरप्शंस हुए हैं उसका असर, जैसे इंडिया उसके सामने खड़ा है, उसे फेस किया, उसका असर डिमांड सप्लाई पर भी और प्राइसिंग पर भी। देखिए, जो ग्लोबल डिसरप्शंस होते हैं उनका असर सारे सेक्टर्स पे पड़ता है। फर्टिलाइजर सेक्टर इससे अछूता नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। और लेकिन चूंकि गवर्नमेंट की ये सोच है कि किसान हमारी प्रायोरिटी हैं, तो कुछ भी हो जाए किसानों को हमें पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध करानी है और रीज़नेबल रेट्स पर फर्टिलाइज़र उपलब्ध करानी है। इसलिए इसका कोई भी असर जो है वो अभी तक कंज्यूमर्स, जिनको आप कह रहे हैं, माने फार्मर्स हम लोग कहेंगे, फार्मर्स के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होने दिया गया है। उनको पूरी मात्रा में खाद मिल रही है और उसी दाम पे मिल रही है जिस पे पहले मिल रही थी। तो कोई भी बर्डन इन सारे जो फ्लक्चुएशंस इंटरनेशनल मार्केट में हुए हैं उसका बर्डन अभी तक कंज्यूमर्स को पास ऑन नहीं किया गया है। और सरकार ने तय किया है कि जो भी हो जाए, जितना भी सब्सिडी में पैसा खर्च करना पड़े, हम लोग किसानों को उन्हीं दामों पर अभी तक उपलब्ध करा रहे हैं। तो वो उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि ग्लोबल मार्केट के डिसरप्शंस से जो भारतीय किसान हैं और इसलिए जो कंज्यूमर्स हैं उनको एक तरह से कुशन किया जाएगा। उन्हें पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइज़र मिलेंगे और प्रीवियस दामों पर ही मिलेंगे। बहुत अच्छी बात आपने बताई। अगर आप ये भी बता सकें सिंघल साहब कि इसकी वजह से सरकार को इस साल कितनी ज़्यादा सब्सिडी देखनी पड़ेगी, अगर उसके बारे में बता सकें, और उसकी कैसी तैयारी है। सब्सिडी का बर्डन तो बढ़ ही रहा है। आपने सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स देखी हैं, सभी चैनल्स पे कवर हुआ है। तो सब्सिडी का बिल तो बढ़ा ही है, 2 लाख करोड़ रुपये ऊपर चला गया हमारा सब्सिडी का बिल। तो वो एक सरकार के लिए चिंताजनक स्थिति तो रहती ही है। हम लोग उसके लिए ये करते हैं कि जहाँ तक हो सके कम दामों पर हम विदेशों से ला पाएँ खाद, इसका प्रयास करते हैं। और जो इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग होती है, देश में जो निर्माण होता है खाद का, उसकी कीमतें जितनी कम हो सकें उतनी कम करी जाएं। तो मोटे तौर पे अगर इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर्स को देखेंगे तो एक मसला होता है कि एफिशिएंसी कितनी है। हमारे जैसे यूरिया के प्लांट्स हैं, हम लोग मिल के सारे प्लांट्स जो हैं करीब करीब 3 मिलियन टन्स यूरिया हर साल बनाते हैं। तो उनकी एफिशिएंसी कितनी अच्छी करी जा सकती है, एक मुद्दा ये होता है। तो मुझे ये खुशी आपको बताते हुए कि हमारे फर्टिलाइज़र प्लांट्स की जो एवरेज एफिशिएंसी है वो 5.8 गीगा कैलोरी पर टन ऑफ यूरिया है, जो पूरे देश का एवरेज जो है, हमारे देश का, वो पूरी विश्व के एवरेज से अच्छा है। माने हमारे जो प्लांट्स हैं वो उतने ही एफिशिएंट हैं जितने पूरे विश्व के प्लांट्स हैं। वी आर नॉट वर्स ऑफ, वी आर एक्चुअली स्लाइटली बेटर। दूसरी चीज़ ये होती है कि यूरिया बनाने में रॉ मटेरियल नेचुरल गैस होती है और यूरिया की कीमत जो होती है उसका करीब 80 से 90% हिस्सा गैस की कीमत होती है। जितनी सस्ती गैस का हम लोग इंतज़ाम कर पाएंगे उतनी सस्ती यूरिया बनती है। तो इस दिशा में भी हम लोगों ने प्रयास शुरू किए हैं और दिसंबर के महीने में, केवल 1 महीने में, महंगी गैस को छोड़ के सस्ती गैस हम लोगों ने जो ली है उससे 1 महीने में 3,288 करोड़ रुपए की बचत हुई। मतलब लगभग 3,300 करोड़ रुपए की बचत केवल 1 महीने में गैस में हम लोगों ने करी। तो हम लोग इस पे फोकस कर रहे हैं कि गैस की आपूर्ति अच्छे दामों पे हो सके, उससे हमें निर्माण की लागत कम आए। तो बजाय किसानों पर बोझ डालने के प्रयास ये है कि हम सप्लाई साइड में ऐसे कंट्रोल करें चीज़ों को कि सब्सिडी का बोझ कम हो। ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई कि एक तरफ जो आपको हायर सब्सिडी लेनी पड़ेगी उसको भी आप डायरेक्ट हिट अपनी बैलेंस शीट पे नहीं ले रहे, लेकिन आप अपनी सोर्सिंग को और ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से कर रहे हैं। एक तो फर्टिलाइज़र की रॉ मटेरियल, बहुत बड़ा इनपुट गैस, उसकी सोर्सिंग आप बेटर कर रहे हैं,
और दूसरा अपने एसेट्स को, जो हमारे घरेलू प्लांट्स हैं उनकी एफिशिएंसीज को इंक्रीज करके आप उसको मैनेज कर रहे हैं। लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहूँगा, लेकिन एक बार अगर आप कुछ बॉलपार्क नंबर हमारे साथ शेयर कर सकें कि इस साल फाइनेंशियल ईयर 23 या फाइनेंशियल ईयर 24 इवन के लिए कितनी हायर सब्सिडी के लिए आपकी सिचुएशन मजबूत है ऑन द बुक्स और आप ओपन है लेने के लिए। देखिए, कोई नंबर देना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज गैस की प्राइसेस कैसे बिहेव करेंगे आगे 3 महीनों में, डीएपी की प्राइसेस कैसे बिहेव करेंगी, एमओपी की प्राइसेस कैसे बिहेव करेंगे, मालूम पहले से नहीं होता है। तो इसलिए कोई नंबर देना बड़ा मुश्किल होता है। हम लोग अनुमान लगाते हैं, उसके आधार पर फाइनेंस डिपार्टमेंट से पैसे मांगते हैं। लेकिन ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी आश्वासन है, पूरी गवर्नमेंट की सोच है कि जो भी पैसा लगेगा वो पैसा खर्च किया जाएगा, चूँकि किसानों की प्रायोरिटी गवर्नमेंट के मन में है। तो वॉट एवर इट टेक्स, जितना भी पैसा लगेगा वो दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके प्रति सब लोग आश्वस्त रहें कि किसानों को कष्ट नहीं होने दिया जाएगा। जी, बहुत शानदार। एक बार मुझे ये भी बता दीजिए कि गैस के अलावा जो दूसरे रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया प्राइसेस, वो सब तो नीचे आ गए, लेकिन आपकी रिसर्च और अनुमान क्या कहती है कि आगे आने वाले कुछ महीनों में नॉर्मलाइजेशन होगा और चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, बेटर हो जाएंगी यहाँ से? आप प्राइसिंग करके चल रहे हैं कि थोड़ा एलिवेटेड रह सकता है, कुछ और समय तक प्राइसेस इंटरनेशनली बढ़े रह सकते हैं? देखिए, प्राइसेस जैसे यूरिया के देखें तो एक बार $1000 पे चली गई थी पर टन। अब उससे घट के इस समय जो हमारे टेंडर्स हो रहे हैं उनमें $578 पिछले टेंडर में आया था। तो भाव जो बढ़े थे वो कम तो काफ़ी हुए हैं। इसी तरह से फॉस्फोरिक एसिड भी अगर आप देखें तो $1700 से ज़्यादा हो गया था पर टन, अब वो घट के $1170 के आसपास आ गया था। बहुत घटने की उम्मीद है। करेक्शन ज़रूर हो रहा है। डीएपी की प्राइसेस भी $920 चली गई थी, अब $720-730 पे हैं। तो करेक्शन तो हो ही रहा है। हम लोग को उम्मीद है कि ये करेक्शन आगे चलता रहेगा और अगले साल का जो सब्सिडी का बोझ आएगा वो कम आना चाहिए, हम लोग ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। तो एक तरफ हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम अपनी सोर्सिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं, हम अपने सप्लाई के सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करें, लॉन्ग टर्म एमओयूज साइन करें देशों के साथ ताकि हमको सस्ते दामों पे खाद मिल सके। दूसरी तरफ ये भी है कि टैक्स पेयर्स पे बर्डन ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए पूरी सरकार आशा कर रही है कि अगले साल कम बोझ आएगा, क्योंकि किसानों को जो दे रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो टैक्स पेयर से हम लोग दे रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो पैसा आना ही है। तो किसानों को शील्ड करना अपनी जगह पे ठीक है, क्योंकि किसान प्रायोरिटी है, वो किया जाएगा। लेकिन साथ में टैक्स पेयर भी बोझ कम आना चाहिए बोझ, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अगले साल कम रहेगा। जी सिंघल साहब, ये जो गवर्नमेंट है, आपकी पूरी मशीनरी है, वो रिसोर्सेज के बेटर यूटिलाइजेशन में काफ़ी फोकस कर रही है। मुझे आपकी कमेंट्री में वो बात बहुत ही ज़्यादा क्लियरली झलकती हुई नज़र आ रही है कि ये सिर्फ एक इंडस्ट्री या सेक्टर या मिनिस्ट्री का काम नहीं है। हर इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव से हम बात कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बेटर रिसोर्स, बहुत एफिशिएंटली रिसोर्स मैनेजमेंट का मामला भी है। मैं आपसे एक आखिरी सवाल 18 ऑफ स्वदेश के व्यूअर्स के लिए पूछना चाहूँगा कि गवर्नमेंट का बहुत खास फोकस आत्मनिर्भरता पर भी है, सेल्फ सफिशिएंसी पे। अलग अलग सेक्टर के अलग अलग इनिशिएटिव्स हो रहे हैं उस डायरेक्शन में। जी, फर्टिलाइजर हमारे देश का एक बड़ा क्रिटिकल कंपोनेंट है, बैलेंस शीट इम्पैक्ट, सिटीजन्स और किसानों पर इम्पैक्ट। कि आगे कुछ सालों में आपको इसमें, इस फील्ड में आत्मनिर्भरता कैसे आती हुई नजर आ रही है और क्या कदम लिए जा रहे हैं? बहुत बड़ा जो हम लोगों ने एक मैं कहूँगा आविष्कार किया है वो नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का किया है। नैनो यूरिया तो ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है और फील्ड में उपलब्ध हो गई, बाज़ार में मिलती है। नैनो डीएपी हम लोग को उम्मीद है कि इस साल जो खरीफ का सीज़न आएगा आगामी, उसमें नैनो डीएपी भी आ जाएगी। अब ये देखिए कि जहाँ एक तरफ हमारे पास नेचुरल गैस की भी कमी है देश में, हमको इंपोर्ट करनी पड़ती है। फॉस्फोरस हमारे पास नहीं है, उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, और पोटाश बिल्कुल ही नहीं है, उसको 100% इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ऐसे में आत्मनिर्भरता का जो परिभाषा होगी थोड़ी सी अलग रखनी पड़ेगी। हमें गैस तो इंपोर्ट करनी ही पड़ेगी, वैसे फॉस्फोरस और पोटाश भी इंपोर्ट करने ही पड़ेंगे, लेकिन नैनो डीएपी जब आ जाएगा तो डीएपी की रिक्वायरमेंट कई गुनी कम हो जाएगी। जैसे नैनो यूरिया का मैं आपको बताऊं कि एक बोरी यूरिया से 100 बॉटल्स 500 ml की बनती है नैनो यूरिया की, और हर बॉटल उतनी ही इफेक्टिव होती है जितनी एक बोरी यूरिया होती है। तो एक तरह से आप देखिए कि 100 टाइम्स फोर्स मल्टीप्लायर हो गया, एक बोरी से आपका 100 बोरी का काम हो गया। नतीजा उसका ये होगा कि हमारी टोटल रिक्वायरमेंट जो है वो कम आ जाएगी। अब यूरिया में आप देखें, अगर पूरे देश में आजकल करीब 350 लाख मीट्रिक टन यूरिया खर्च होती है हर साल,
इसके अगेंस्ट हमारी जो कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है यूरिया मैन्युफैक्चरिंग की, वो ऑलरेडी 283 लाख मेट्रिक टन हो गई, 283 हो गई है। और तालचेर प्लांट आ जाएगा तो 297-298 लाख मेट्रिक टन की हमारी कैपेसिटी हो जाएगी। इसके बियॉन्ड जाकर भी कुछ प्रोडक्शन हो जाता है तो टोटल प्रोडक्शन जो देश में हो सकता है वो 330 या 340 लाख मेट्रिक टन को टच कर लेगा बाय द ईयर 2024। रिक्वायरमेंट 350 लाख मेट्रिक टन की है, तो लगभग पूरी यूरिया देश में निर्मित हो जाएगी। लेकिन इसके साथ आप ये देखिए कि हम 2025 तक करीब 44 करोड़ बॉटल नैनो यूरिया के हर साल बनाएंगे, और ये 44 करोड़ बॉटल जो हैं ये अपने आप 200 लाख मेट्रिक टन यूरिया के बराबर होंगी। तो अगर ये 200 लाख मेट्रिक टन को रिप्लेस ना भी करें, थोड़ा सा मान लीजिए डबल यूजेज हो जाए, किसान नैनो यूरिया भी यूज़ कर लें, यूरिया भी यूज़ कर लें, तब भी ये मानना चाहिए कि कम से कम 100 लाख मेट्रिक टन तो कंजम्पशन घट ही जाएगा। तो हमारी आवश्यकता केवल 250 लाख मेट्रिक टन की रह जाएगी, हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 300 लाख मेट्रिक टन के आसपास होगी। तो इस तरह से आप देखें कि हम गैस ज़रूर आयातित करेंगे, लेकिन निर्माण सारी यूरिया का हम अपने देश में ही कर लेंगे। और वैसे ही डीएपी में भी अगर नैनो डीएपी हमारी जैसे चलेगी और उसकी कीमत काफ़ी कम रहेगी एक डीएपी की बोरी से, तो डीएपी का भी कंजम्पशन बहुत कम हो जाएगा। दैट इज़ अ मेजर स्टेप। चलिए, इस चर्चा के बाद